नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। मिर्जापुर में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि विंध्य कॉरिडोर को लेकर आला अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक करेंगे और ये भी बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव की माता के निधन पर भी श्रद्धांजलि देंगे। बड़ी खबर, आज मिर्जापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ विंध्य कॉरिडोर को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आपको ये भी बताएं कि इसी क्रम में इस दौरे में मंत्री स्वतंत्र देव की माता के निधन पर श्रद्धांजलि भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माता के निधन पर श्रद्धांजलि भी देंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये प्रस्तावित दौरा मिर्जापुर का, मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। मंगल कामना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विंध्य कॉरिडोर को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विंध्य कॉरिडोर को लेकर तमाम मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा और चर्चा करके विंध्य कॉरिडोर को लेकर तमाम दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दिए जाएंगे। आज यह समीक्षा बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा आज लगातार ये देखा जा रहा है कि विंध्य कॉरिडोर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इसको लेकर अपडेट देते रहे हैं और इसी क्रम में आज मिर्जापुर का दौरा उनका, और इस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि विंध्य कॉरिडोर को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिखाई देंगे। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, किस तरह से तैयारियां की जाए विंध्य कॉरिडोर को लेकर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामलाल साहनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल, आपके पास क्या कुछ अपडेट? आज मिर्जापुर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और खास तौर पर यह दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि विंध्य कॉरिडोर को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माता के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए भी दिखाई देंगे। और बड़ी खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और ईदगाह विवाद पर आज आ सकता है फैसला। आपको बता दें कि तमाम कवायद की गई थी और दोनों ही पक्षों की पक्ष सुने गए थे, दोनों ही पक्षों की बात सुनी गई थी पिछली सुनवाई में, और आज सुनवाई की जाएगी जिसमें ये माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर आज फैसला आ सकता है। महत्वपूर्ण बात ये, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। दोनों ही पक्षों को सुना गया था, जिसके बाद आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फैसला इस सुनवाई में आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज सुनवाई होनी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज शायद फैसला भी आ सकता है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गगन पंडित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर, जिसमें सुनवाई होगी और आज फैसला भी आ सकता है। ये आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मंदिर आज न्यायालय में सुनवाई होनी है। न्यायालय सुनवाई के पक्ष मुस्लिम पक्ष और हिंदूवादी नेता अपने रखेंगे। न्यायालय से मांग की है कि उनके अमीन सर्वे की एक रिपोर्ट जो है वहाँ अमीन के सर्वे को लेकर न्यायालय सकता है लगातार उसे लेकिन लगातार लंबे समय से हिंदूवादी लोग जो है न्यायालय से मांग कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद और मीना ईदगाह मस्जिद दोनों का ही ईद कराया जाए। गगन, इसके साथ साथ आज ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फैसला आ सकता है। पहले दोनों ही पक्षों को सुना गया था, उसके बाद आज ये कयास लगाए जा रहे हैं, फैसला आ सकता है। तो क्या माना जाए, क्या फैसला हो सकता है? देखिए बता दूं आपको, पूर्व में एडीजे तृतीय ने आदेश दिया था कि जो ईदगाह मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद पे अमीन सर्वे कराया जाए। अमीन सर्वे का आदेश होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने उसमें ऐतराज दाखिल किया। ऐतराज दाखिल होने के बाद उसको रखा गया तारीख के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गगन। और खबर रायबरेली से, जहां बीजेपी विधायक अदिति सिंह पर लगे हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन की शादी के नाम पर 50 लाख रुपए लिए थे उधार। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रायबरेली सदर से बीजेपी विधायक है अदिति सिंह, और ये गंभीर आरोप लगाया गया है सीधे तौर पर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता असद खान मसा जुड़ गए हैं। असद, बीजेपी विधायक अदिति सिंह गंभीर आरोप की शिकार हुई हैं, क्या कुछ पूरा मामला जरा अपडेट के साथ बताएं। बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र बहादुर सिंह और इन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर ये पूरी जानकारी दी है। ये आरोप सिर्फ अदिति सिंह पर ही नहीं, बीजेपी के कुछ और भी सारे नेता हैं जो यहाँ के, चाहे वो दिनेश सिंह हो गए, चाहे महेंकेश्वर सिंह हो गए, ऐसे एक दो लोगों पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मुझसे पैसा लिया और उसको वापसी नहीं किया। और लगातार मांगने के बाद उनने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, व्हाट्सएप की डिटेल उपलब्ध कराई है। और उनने यहाँ तक कहा है कि जो मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसके बाद मुझे जान का खतरा है। प्रशासन से उनने अपने सुरक्षा की भी मांग की है। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगा है विधायक अदिति सिंह के ऊपर। बहन की शादी के लिए 50 लाख रुपए लिए गए थे, जिसकी वापसी नहीं की जा रही है। लेकिन कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं लगाया गया है, ना पर्सनल कोई अटैक किया गया है। सीधे तौर पर इतनी बड़ी रकम का उधार लेने का आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने बयान में ये जरूर दर्शाया है कि लगातार भाई उनकी बहन की शादी थी, उसमें उनने पैसा मांगा, उनने उनकी मदद की, लेकिन उसके बाद लगातार वो अपने पैसे की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसा वापसी नहीं मिल रहा, उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है। मैसेज द्वारा जो व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किए गए हैं उसकी बाकायदा डिटेल दिखाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यह आरोप बड़ा है और अदिति सिंह पर यह आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जरूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सर। और खबर प्रयागराज से, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 2.5 लाख के इनामी साबिर के भाई का शव मिला है। शूटर साबिर के भाई जाकिर की संदिग्ध मौत। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर गांव के खेत में लावारिस शव मिला। हत्याकांड के बाद फरार चल रहा शूटर साबिर। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 8 साल पहले पत्नी की हत्या के आरोप में गया था जेल। कुछ ही महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। कौशाम्बी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? 2.5 लाख के इनामी साबिर के भाई का शव मिला है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये उमेश पाल हत्याकांड का से जुड़ी हुई खबर है। जो साबिर नाम का जो हत्याकांड में शामिल था, जिसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है, वो शूटर था साबिर, उसी का भाई जाकिर
जो कि कौशाम्बी में कोकराज थाने के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के पास उसकी लावारिस लाश मिली थी, जिसकी पुलिस सूचना पाई और तुरंत तत्काल मौके पर पहुंच करके उसकी जांच की। वो अपनी 8 साल पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, अभी कुछ ही महीनों पहले वो छूट के आया था और वहां पे उसकी अभी जब वो अपनी बहन के यहाँ रह रहा था तो उसकी अज्ञात लाश मिली। तो उसकी बहन ने इसकी पहचान की कि ये जाकिर है, जो उमेदपाल हत्याकांड में शूटर जो साबिर है उसका आशीष, भाई लेकिन है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बन रहा है कि शूटर साबिर के भाई जाकिर की जो संदिग्ध हालत में मौत हुई है, पुलिस क्या पता लगा पाई है अभी तक कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मौके पे पुलिस पहुंची और सीओ केजी सिंह टापू सीओ पहुंचे मौके पे और लाश की अपने आप को लाश को जब्त करके फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद सारी चीजें खुल के आएंगी और उस पर जांच हो रही है कि आखिर ये लाश अज्ञात मिली है तो इस पे आगे कार्रवाई जो भी होगी वो पोस्टमार्टम के बाद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है क्योंकि ओबीसी आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। 350 पेज यानी कि 350 पेज की रिपोर्ट है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। आज कैबिनेट बैठक में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी को लेकर जिस तरह से निकाय चुनाव में खलन पड़ रहा है, अब उस पर विमर्श किया जाएगा। इस कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव में आरक्षण पर यह रिपोर्ट सौंपी गई है। जल्द निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, इसके कयास जताए जा रहे हैं। आयोग ने समय से पहले रिपोर्ट सौंप दी है और अप्रैल के पहले हफ्ते में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, खबर सामने आई है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है अप्रैल के पहले हफ्ते में। और क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ये पूरा मामला आज कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, रिपोर्ट पर विमर्श किया जाएगा क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरी रिसर्च करके इस रिपोर्ट को बनाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। स्कंदता, आज क्योंकि कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और खासतौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने काफी रिसर्च के साथ इस रिपोर्ट को बनाया है, 350 पेज इसमें शामिल है। क्या क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु पेश किए जा सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में? देखिए, आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है जो सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी और 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होनी है कैबिनेट की, जिसमें तमाम मंत्री और सब लोग मौजूद रहने वाले हैं और ख़ास करके नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है कि नगर निकाय का चुनाव जो पहले काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था और फिर एकदम से शांत पड़ गया, माहौल एकदम गर्म था नगर निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन अब जो 350 पेज का एक रिपोर्ट सौंपा है पिछड़ा वर्ग आयोग ने और तमाम जिसमें उनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आज ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में आज रिपोर्ट दिखाई जाएगी, रिपोर्ट रखी जाएगी कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरीके से उनकी मांगों को पूरा किया जाता है, करना होगा या नहीं करना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करेंगे बैठक में, जो तमाम मंत्री लोग रहेंगे उनके साथ में भी, और उसके बाद ही 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ वो मांगे हैं जिनको पिछड़ा वर्ग आयोग मनवाना चाहती है सरकार से। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि ओबीसी वर्ग एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में माना जाता है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है और सभी राजनीतिक पार्टियां ये बखूबी समझती है कि यदि ओबीसी वर्ग को साध लिया जाए तो एक बड़े वर्ग को वो साधने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यही जैसे कि आपने कहा कि ओबीसी वर्ग का वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि इसको टालते रहे हैं लगातार। जो नगर निकाय का चुनाव जो पहले दिसंबर में हुआ था, जनवरी में रिजल्ट आ गया था और इस बार जो इतना लंबा टाला है, तो तमाम पार्टियों का जो फोकस है, जो मेन वोट पे फोकस है, वो ओबीसी वर्ग पर है। हर पार्टी चाहती है, उनका पार्टिसिपेशन भी चाहती है इलेक्शन में, उनके वोट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो इसको लेकर भी तमाम चीज़ें हैं
तो वो अपने आप में एक बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग आता है, तो उसका वोट तमाम पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी के लिए जीतने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उनका पार्टिसिपेशन, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे सम्मेलन किए पिछड़ा वर्ग के लेकर, और तमाम उनका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़े, खास करके नगर निकाय चुनाव में। इसको लेकर उन्होंने तमाम सम्मेलन करे, तमाम जनसभाएं करी, और उनका कहीं ना कहीं फोकस इसी पर था। और अब जब ये 350 पेज की रिपोर्ट आई है, तो आज पता चलेगा कि क्या कुछ हो सकता है। और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल तक डेट्स आ जाने हैं। शायद आज मांगों के बाद पता चल जाए कि किस तरीके से जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे, और उसके बाद में उनका नेक्स्ट फोकस 24 की तरफ होगा। क्योंकि जिस तरीके से लेकिन ये भी देखा गया कि मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से निकाय चुनाव की डेट्स लगातार टलती गई, आगे बढ़ती गई, और अब ये माना जा रहा था कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, असमंजस की स्थिति पैदा हुई, जिससे कि ये माना गया कि फोकस 2024 पर तब्दील हो गया है। 2024 लोकसभा चुनाव पर अब सभी राजनीतिक दल फोकस करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, जैसे नगर निकाय का मुद्दा एकदम से सुर्खियों में आया था, लग रहा था कि अब चुनाव करा दिया जाएगा। तमाम लोग अपने टिकट के लिए लाइन में लग गए थे, तमाम पार्टियों के बाहर लाइनें लगी हुई थी उम्मीदवारों की। लेकिन जिस तरीके से तमाम तो पार्षदों ने अपना जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने होर्डिंग्स, बैनर्स लगवा दिए थे, लेकिन जिस तरीके से एकदम मामला ठंडा पड़ गया, तो तमाम पार्टियों का अब मेन फोकस जो है वो 2024 की तरफ है। और अब उनका मेन टारगेट 24 की तरफ हो गया, क्योंकि काफी लंबा समय निकल गया और इलेक्शन अभी तक नहीं कराए गए। तो सब लोग 24 के लिए फोकस कर रहे थे, 24 के लिए तैयारियां करने में जुट गए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। नगर निकाय चुनाव का थोड़ा सा धीमा हो गया था, मामला शांत हो गया था, और सब लोगों का फोकस एकदम से 24 की तरफ चला गया था। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है, इसके बाद दो फैसले आ सकते हैं। या तो इलेक्शन अप्रैल में करा दिया जाएगा, या फिर इसको अभी कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो जनसभाएं कर रही हैं, चौपाल लगा रही हैं, तमाम जो 80 की लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर फोकस कर रही है। और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है उनका भी मेन फोकस 24 की तरफ है। समाजवादी पार्टी अपना अधिवेशन को लेकर तैयारियां कर रही है। तो जो मेन फोकस अभी इस वक्त है तमाम पार्टियों का, वो 2024 को लेकर है। तो ऐसे में आज जिस तरीके की वो मांगे रखते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी तमाम मांगे रखी होंगी, 350 पेज की रिपोर्ट है, तो उसमें देखने लायक होगा कि क्या कुछ मांगे, क्या सरकार उनको मानती है या उसको नकारती है। उसके बाद ये फैसला आएगा कि अप्रैल में चुनाव होना है या इसको निरस्त करा देना है। स्कंदता, लेकिन इसमें 3 सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये होगी, यदि चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है तो वो ओबीसी और आरक्षण के तहत किया जाए या उसके बिना किया जाएगा। और अगर तीसरा कंडीशन होता है जिसमें कैंसिल किया जाता है निकाय चुनाव को, तो तीनों ही कंडीशंस में क्या रिएक्शन राजनीतिक दलों का होगा, जनता का होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, अगर आपको बताया, आपने भी जैसे बोला ओबीसी आरक्षण में 3 डिसीजंस हो सकते हैं। या तो क्योंकि उनकी मांग मानना, ये पहले उनकी मांगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कुछ मांगे वो रख रहे हैं, उनको पूरा करना है या नहीं करना है। तो ये सब मांगे आने के बाद पता चलेगा। जो आज वो जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उनको ओबीसी आरक्षण को एक्सेप्ट करना है या मना करना है। तो उसको लेकर तमाम चीज़ें, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी भी ये कोशिश कर रही है, वो भी तमाम सम्मेलन उन्होंने करवा लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, खास करके ओबीसी वर्ग को लेकर। और उसके बाद में सभी लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि इनकी ओबीसी आरक्षण को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो उसको लेकर तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है नाराज़ नहीं होना चाहिए ओबीसी वर्ग, और किसी भी तरीके से उनका वोट जो है वो तमाम पार्टियों के लिए एक रिक्वायरमेंट बनता जा रहा है। ठीक है, तो स्कंदता, नजर बनाकर रखिए इस बैठक पर। आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से खबर, जहां मेरठ हाईवे पर आवारा पशु से टकराकर यूपी पुलिस के सिपाही की मौत हो गई है। यह हादसा मेरठ करनाल हाईवे पर पोहली के पास हुआ है। आपको बता दें, सिपाही संजीव शर्मा बाइक से लिसाड़ी गेट थाना जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और बता दें कि हफ्ते भर पहले ही सरूरपुर थाने के लिसाड़ी गेट थाने में सिपाही का ट्रांसफर हुआ था। मृतक सिपाही अलीगढ़ का रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता के शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के क्या कुछ जानकारी, क्या आवारा पशु के टकराने के बाद यूपी पुलिस के सिपाही की मौत हो गई है? क्या पूरा मामला, किस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ? जी हाँ, ये कल शाम का वो हादसा है जब
सरूरपुर थाने से वो अपने जहां पर उनकी तैनाती है मेरठ में लिसाड़ी गेट थाने में, वहां पर आ रहे थे, क्योंकि होली मनाने के बाद आवास उनका सरूरपुर थाने में था। अभी एक हफ्ते पहले ही उनकी पोस्टिंग लिसाड़ी गेट थाने में हुई है। और जब वो करनाल हाईवे मार्ग से आ रहे थे तो वहीं पर आवारा पशु ने उनकी बाइक में टक्कर मारी और वो टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरे और उनके सिर में जबरदस्त गंभीर चोट आई। डॉक्टर के ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। ये मृतक आश्रित में लगे थे। इनके फादर सीओ थे, अलीगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और उनकी मौत से सरूरपुर थाने और लिसाड़ी गेट थाने में बहुत ही गम फैला हुआ है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद अलीगढ़ भेज दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। के और खबर फर्रुखाबाद से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक के हाथ में गोली लगी है। युवक के हाथ में गोली लगने से हड़कंप मच गया। गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिकतर बाग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोली लगने के बाद आसपास में हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थिति में युवक के हाथ में गोली लगी और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उपचार फिलहाल किया जा रहा है। गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल में जब ले जाया गया, आसपास के इलाके में गोली लगने के बाद हड़कंप का माहौल देखा गया। पुलिस मामले की छानबीन जरूर कर रही है। हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिकतर बाग की ये घटना, वारदात सिकतर बाग का ये मामला जहां पर ये घटित हुआ। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।